हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत हैं? तभी ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी रिगार्डिंग एमडी कैट पेपर 2022 जो कि पीएमडीसी ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कंडक्ट करवाई थी सिंध में 2022 में, उसका जो फिजिक्स पोर्शन हमने सॉल्व किया था, जिसका पार्ट 1 हमारी प्रीवियस एपिसोड में, जिसका कार्ड जो है वो ऊपर हम लोग शो कर रहे हैं। तो वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसी का पार्ट 2 जो है हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 में जो पेपर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लिया था उसमें जो पोर्शन था फिजिक्स का, उसमें टोटल 54 क्वेश्चंस थे। उन 54 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है 3 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जो है उसमें 18 क्वेश्चन थे और ये सेकंड पार्ट जो है इसमें भी 18 क्वेश्चन है, जिसका सीरियल नंबर 19 से लेकर 36 तक होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको नोटिफाई हो सकें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें क्या क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में है कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज, ये कह रहा है कि लाइट की जो ड्वेल नेचर है, एक तो वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल नेचर है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर रहा है? नंबर 1 पेयर प्रोडक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली कंसेप्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, ये फेमस हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट है जो कि हर्ट्ज ने दिया था 1887 में गालबन, और इसी को आगे जो है वो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी, जिसके ऊपर उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आप जो है एक फोटान जो है वो अगर किसी मेटल सरफेस पर देते हैं तो एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो यहाँ से हमें जो है वो एक प्रूफ मिलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेव करती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रजिस्टर इज, ये कह रहा है कि किसी रजिस्टर से जो हीट डिसिपेट होती है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर टी, ये भी नहीं है, आई स्क्वायर आर, ये भी नहीं है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी जो है, दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर, वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू है हमारे पास 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर जो है उसमें कितनी एनर्जी होती है? तो ये पावर के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो पावर मल्टीप्लाई पर टाइम। तो 1 घंटे में जो पावर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे में तकरीबन जो है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आप इसको 1 किलोवाट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 36 इंटू 10 पावर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल या 36 इंटू 10 पावर 5 जूल जो है ना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, 36 इंटू 10 पावर 5 जूल या 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो अगर 3.6 और 10 पावर 6 हो जाएगा और अगर 36 और 10 पावर 5 जूल, तो ये बिल्कुल ईजी है। 1 किलो को आप मल्टीप्लाई कर दें एक 3600 सेकेंड से, तो आपको पता चल जाएगा इसकी जो वैल्यू है। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें है यूनिट जो है जूल पर कूलम इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि जूल पर कूलम जो है वो किस चीज़ का यूनिट है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये वोल्ट का यूनिट है। वोल्ट को आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट चार्ज या वर्क टन पर यूनिट चार्ज जो है। तो ये वोल्टेज को कैलकुलेट करने का और इसका यूनिट जो होता है वोल्ट होता है। सो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। जबकि एम्पियर जो है करंट का है, हेनरी जो है इंडक्शन का है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का है, इससे न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, according to law of radioactive decay, the rate of disintegration is directly proportional to pressure, density of substance, volume of substance, number of atoms present and temperature। ये कह रहा है कि रेडियोएक्टिव डिके लॉ के मुताबिक जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के, डेंसिटी के, वॉल्यूम के, नंबर ऑफ एटम्स के। सिंपली ये नंबर ऑफ एटम्स के होते हैं। जितने ज़्यादा किसी मटेरियल में एटम्स मौजूद होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतना ज़्यादा जो है डिसइंटीग्रेशन रेट होगा। तो ये डी पर है, ये टेम्परेचर पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एनी मटेरियल जो है उस पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये कह रहा है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट लॉस होता है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इसके लिए सिंपल हम लोग लेमिनेटेड मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लेमिनेटेड ऑप्शन डी में है हमारे पास, यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। तो आप लेमिनेटेड प्लेट्स जो होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं या कोई इंसुलेटेड मटेरियल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो एडी करंट लॉस होता है उसको कम से कम किया जाए इस ट्रांसफार्मर में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेमिनेटेड आयरन कोर कैन बी यूज टू रिड्यूस द
एडी करंट लॉस। नेक्स्ट, हाँ ये तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाला हमने सॉल्व कर लिया है, और उसके बाद जो है फ्री स्पेस का ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो है हमारे पास ये अभी हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है कि resistors of 5 ohm and 10 ohm are connected parallel. If the potential difference across the 5 ohm resistor is 20 volts, then the current through 10 ohm resistor will be। ये कह रहा है कि अगर दो रजिस्टर हमारे पास जो हैं वो 5 ओम और 10 ओम के जो है पैरेलली कनेक्टेड है एक सर्किट में, और उस सर्किट की जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो 5 ओम वाले रजिस्टर को 20 वोल्ट दिया गया है, तो आप 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू मालूम करें। अब इसने देखें बहुत सारा घुमाया हुआ है ना। पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे, जब भी कोई रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो उनमें करंट की वैल्यू चेंज होती है, वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता है। इसका मतलब ये कि 5 ओम को भी 20 वोल्ट दिया गया है और 10 ओम को अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट ही होगा। तो V इक्वल टू आई आर, अगर आपने I की वैल्यू मालूम करना V ओवर R, V की वैल्यू दोनों के लिए 20 होगी। R जो है अगर आप I1 मालूम करना चाहते हैं तो R1 यानी कि 5 की वैल्यू रख दें, और अगर I2 मालूम करना चाहते 10 ओम के लिए तो आप जो है 20 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। तो सेकंड रजिस्टर की वैल्यू 10 है, V ओवर R 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल 2 एम्पियर। इसका मतलब ये कि 10 ओम वाले रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो उसकी वैल्यू 2 एम्पियर होगी। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज A helicopter of weight W ascending with zero acceleration, the upward force F on it is। ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जीरो एक्सेलरेशन यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, आप ये भी कह सकते हैं ना। तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, नीचे इसने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा देखिए, ये जो पेपर है वो काफ़ी इजी था और कंसेप्चुअल पेपर था, तो जिसके बच्चे के स्टूडेंट के या कैंडिडेट के कंसेप्ट क्लियर था वो इसको बिल्कुल इजीली कर लेगा, और आप आगे भी अपनी जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो कंसेप्चुअल बेसिक कीजिएगा, तो उसमें जो है ज़्यादा स्कोर के चांसेस होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की यही जो है वो रूल होता है, लॉ होता है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में क्लियर बताया हुआ है कि स्टैंडिंग विद जीरो एक्सेलरेशन इट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। सो इस पर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, तभी वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ स्टैंडिंग में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज A sound wave travels from one medium to another medium. Which one of the characteristics of sound remain unchanged? ये कह रहा है कि एक साउंड वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसमें से उस साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो ये इसने हमसे पूछा हुआ। अब सिंपल इसका देखें, जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी चेंज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। लेकिन पिच जो है यानी कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। मिसाल तौर एक आपने मैं लाइट वेव की बात करूँ, एक रेड कलर की लेज़र लाइट आप पानी में मारें, अब रेड कलर जो लेज़र लाइट का ये डिपेंड करता है उसकी फ्रिक्वेंसी पे, किसी भी लाइट का जो कलर है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है ना। तो आप बेशक पानी के अंदर मारें तो उसकी सारी चीज़ें चेंज होंगी लेकिन कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो पिच जो है ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो साउंड वेव की जो पिच जो है वो चेंज नहीं होगी, या फ्रिक्वेंसी आप कह लें कि वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी तो नहीं है, पिच है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट द पिच विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज for efficient transfer of electricity through cables over long distance। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो एफिशिएंट ट्रांसफ़र के लिए हम लोग क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, बोथ द करंट एंड वोल्टेज मस्ट बी लो, उस वायर में से गुजरने वाला करंट और वोल्टेज दोनों कम होने चाहिए। ऑप्शन बी, करंट लो होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए। ऑप्शन सी, डी और ई भी इस तरीके से दिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। देखें, अगर आप एक वायर में से बहुत ज़्यादा करंट भेजते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एक वायर में से फ्लो करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस जो है रास्ते में बहुत ज़्यादा होगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी, एज अ रिजल्ट हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा और करंट जो है वो बहुत कम मूव करेगा। या तो आपकी जो वायर है वो समझें कि आपके थाई के जितनी वो एक थिक होनी चाहिए ना, फैट होनी चाहिए, फिर तो आप हैवी करंट उस वायर में से गुजार सकते हैं। लेकिन जो वायर्स हमारे पास आ रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इतनी मोटी नहीं होती, आप इतना उसके ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो हम लोग पतली तार से ज़्यादा करंट जो है वो नहीं भेज सकते।
तो अगर करंट नहीं भेजेंगे तो ये चार्जेस जो मूव नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि इसी तार को जो है इसके अक्रॉस जो है हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और कम से कम करंट देते हैं, ताकि कम से कम इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल के थ्रू जो है वो मूव करते रहें लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर जी, ऑप्शन बी ये करेक्ट है कि हम बहुत कम करंट और वेरी हाई वोल्टेज जो है ये यूज़ करते हैं केबल्स में, ताकि जो करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। सो ऑप्शन बी, द करंट मस्ट बी लो एंड वोल्टेज इज हाई is the correct option. Next MCQ is, when a body moves with uniform velocity, ये कह रहा है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज, ये भी नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, ऐसा नहीं है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी एक खास पॉइंट पर आप उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर ही आएगी। अच्छा, ऑप्शन डी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी वो सेम होगी अगर बॉडी थ्रू आउट रूट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। यानी कि एक बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से के हिसाब से वो मूव कर रही है, तो आप किसी भी टाइम पर उसकी जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें वो 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी, और अगर उसकी एवरेज लेंगे तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज, एवरी पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स विद, ये कह रहा है कि किसी भी रोटेटिंग डिस्क का जो पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल है वो ऑप्शन ए कांस्टेंट लीनियर स्पीड से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी से, कांस्टेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम। अच्छा, कांस्टेंट लीनियर तो देखें ये बॉडी डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है तो लीनियर की तरफ आप कम ही ध्यान दें। टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो भी जो सेंटर ऑफ द मास होता है वहाँ से लेकर आउटर मोस्ट, अब पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल देखिए सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट जो उसकी सरफेस होगी उसके बीच में पूरा मटेरियल है, तो मटेरियल का पार्टिकल ही पार्टिकल है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन होगी वो भी चेंज होती जाएगी। एज अ रिजल्ट लीनियर जो भी ऑर्डर है वो चेंज होते रहेंगे, टेंजेंशियल भी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सब पार्टिकल्स की सेम होगी, तो ये याद रखिएगा कि बाकी सारी चीज़ें उसकी चेंज होंगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा, लीनियर भी, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करते होंगे। एंगुलर कंपोनेंट जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, सो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज, a proton of charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb में move through a potential difference of 20 volt. The energy gained by the proton is, ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन जो है जिसका चार्ज दिया, ये कह रहा है कि 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा। तो इसका सिंपल है, आप देखें इसका फार्मूला था वोल्ट का, V इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, और अगर आपने एनर्जी का वैल्यू निकालना है तो एनर्जी होगी QV, चार्ज मल्टीप्लाई वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसको जब आप 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, तो 32 इंटू 10 पर माइनस 19, 32 इंटू 10 पर, ऑप्शन बी, तो 32 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स इन स्टैंडिंग वेव, ये कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव्स में दो लगातार आने वाले एंटीनोड्स के दरमियान का जो फासला होगा वो कितना होगा। देखिए एक वेव की जो वेवलेंथ होती है उसे हम लैम्डा से शो करते हैं, और एक एंटीनोड और दूसरे एंटीनोड यानी कि एक एम्पलीट्यूड से लेकर दूसरे जो कंटिन्यूसली आने वाला एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू, इनके दरमियान जो है वो हाफ वेव बनती है। तो दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स या दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान का जो फासला तो होता है लैम्डा बाय 2, हाफ वेव। सो ऑप्शन C is the correct option, lambda by 2. Next MCQ is, ये क्वेश्चन भी देखिए कितना इजी दिया है। कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर जिसकी रेजिस्टिविटी को रो से शो कर रहा है उसको हमने दो इक्वल, एक तार है उसको हमने दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी, देखिए पहले एक वायर थी उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू रो थी, अब उसको दो हिस्सों में तकसीम कर, अब कह रहा है हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन ए में सेम कह रहा है, ऑप्शन बी में 1/4 कह रहा है, ऑप्शन 2 में √2 टाइम्स, ऑप्शन डी में हाफ, और ऑप्शन ई में जो है वो डबल कह रहा है। सही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है ये किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, तो आप अगर उसकी फिजिकल कंडीशन या डायमेंशंस में चेंजिंग लेके आएंगे तो उसकी, अब आप एक कॉपर की वायर उसको काट के आप कहेंगे ये सिल्वर बन गई, तो ऐसे नहीं है। कॉपर जो है वो कॉपर ही रहेगी, उसकी बेशक 1 मीटर की वायर हो या 100 मीटर की वायर हो, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉपर वाली ही रहेंगी, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंटरनल प्रॉपर्टी उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे आप 50 टुकड़े कर दें। तो इसका मतलब यह कि रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ जो है हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये पार्ट आपके लिए जो है वो प्रिपरेशन में हेल्प आउट भी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो इससे बेहतर हो जाएगी। थैंक यू।